हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। आज अपने एग्रोनॉमी की पहली क्रॉप पढ़ेंगे गेहूं। गेहूं के बारे में चर्चा करेंगे। गेहूं जो फसल रहती है इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। गेहूं को अपने क्या कहते हैं सर? गेहूं को कहा जाता है वीट। गेहूं को क्या कहते हैं सर? वीट कहते हैं। मुझे थे ही बताए पहले तो मान ध्यान ही कौन है सर। इसे कहा जाता है क्या? अनाजों का राजा। अनाजों का राजा बोला जाता है इसे। किंग ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? किंग ऑफ सीरियल्स। अब देखो इसका जो बोटनिकल नेम होता है वह क्या होता है सर? इसका बोटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बोटनिकल नेम होता है, या अपने कह सकते हैं क्या? ट्रिटिकम स्पीसीज। ट्रिटिकम स्पीसीज, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं। फिर देखो इसकी फैमिली क्या होती है, तो फैमिली इसकी ग्रेमिनी होती है। ग्रेमिनी, या इसे अपने कहते हैं पोएसी, या अपने इसे कहते हैं क्या? या इसे कहा जाता है जी घास कुल, ग्रास फैमिली के नाम से जाना जाता है। फिर देखो अपने बात करें इसके ओरिजिन पैलेस की, तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया इसका ओरिजिन पैलेस रहता है। इसमें टूवन की बात करें तो टूवन इसमें 14 भी होते हैं, 28 भी होते हैं और 42 भी होते हैं। देखो इसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो जो भी गुणसूत्र होंगे वो देखो ये इसमें एलो हेक्साप्लॉइड पाया जाता है, यानी पर बहुगुणिता पाई जाती है। बहुगुणिता का मतलब क्या होता है कि इसके जो जीनोम होते हैं वो जीनोम की क्या हो जाती है? 3 कॉपी इसकी पाई जाती है। तो जीनोम कौन कौन से होते हैं आगे पढ़ेंगे। n बराबर कितना होता है? इसमें 21 होता है, परंतु x बराबर कितना होता है? 7 होता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने बात करें तो आपसे पूछा जाए कि गेहूं में आधारीय गुणसूत्र कितने होते हैं, बेसिक क्रोमोसोम कितने होते हैं, आधारीय गुणसूत्र, तो आपका जवाब होगा कि बेसिक क्रोमोसोम इसमें x बराबर 7 होते हैं। आपसे पूछ ले कि अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगुणित गुणसूत्र इसके अंदर कितने होते हैं बेटा? अगुणित गुणसूत्र इसमें n बराबर 21 पाए जाते हैं। हम बात करेंगे चतुर्गुणित गेहूं की भी, द्विगुणित की भी और षटगुणित की भी, परंतु यहां पर आपको याद रखना है कि n बराबर पूछे तो आपका 21 है और x बराबर पूछे तो 7 है। अब देखो अगर मान लो यहां पर आपसे आ जाए कि 2x बराबर कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 14। आपसे पूछ ले कि 4x बराबर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कितना? यहां पर आपका जवाब होगा सर 4x बराबर होता है 28। और आपसे पूछ ले कि यहां पर 6x बराबर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 42। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये द्विगुणित अपनी जो गेहूं होती है उसके अंदर होते हैं, यानी डिप्लॉइड के अंदर कितने होते हैं सर? डिप्लॉइड में पाए जाते हैं 14। और अपनी बात करें चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड की बात करें तो चतुर्गुणित के अंदर होते हैं सर कितने? 28। और अपनी षटगुणित हेक्साप्लॉइड की बात करें तो वो रहते हैं कितने कितने सर? 42 क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें आपसे पूछी जा सकती है। आधारीय कितने होते हैं, गुणित कितने होते हैं, और यहाँ पर ये x का मतलब है कि इसमें जीनोम की कॉपी होती है। इसमें 3 जीनोम होते हैं, A, B और D। A जीनोम जो होता है वो ट्रिटिकम मोनोकोकम से लिया गया है। B का पता ही नहीं है, यह प्रजाति शायद विलुप्त हो चुकी है। और D जो जीनोम होता है ये स्वाद का कारण होता है, एजुलपस टुस्सी से लिया जाता है, या उसे टुच्ची भी बोलते हैं, एजुलपस टुच्ची से लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा A, B और D कि अगर यहां पर देखा जाए तो 6 कॉपी तैयार हो जाए तो 42 है, 4 कॉपी तैयार हो जाए तो 28 है, 2 कॉपी हो तो 14 है। अब अपने बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि ये जो पौधा होता है, गेहूं जो पौधा होता है, इसके अंदर अपने से पुष्प क्रम पूछ लिए जाए कि इसका पुष्प क्रम क्या होता है, तो सर इसका पुष्प क्रम जो होता है उस पुष्प क्रम को अपने स्पाइक भी कहते हैं, अपने बॉटनिकल लैंग्वेज में इसे स्पाइक कहते हैं, वैसे इसे ईयर भी बोलते हैं और इसे हेड भी बोला जाता है। अब देखो ये जो इसका पुष्प क्रम होता है
ये एक जिगजैग अक्ष पर लगा रहता है। इसका अगर अपने पुष्प क्रम की बात करें तो पुष्प क्रम जो होता है उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होगा वो इसका जो बाड़ी होगी, इस बाड़ी के अंदर अपने बात करें तो देखो ये जो बाड़ी है, इस बाड़ी के अंदर बहुत सारे फ्लोरेट अपने को दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लोरेट एक अक्ष पर लगे होते हैं और इस टेढ़े मेढ़े अक्ष को अपने क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रेचिस कहा जाता है, सॉरी क्या कहते हैं, रेचिस कहते हैं। टेढ़े मेढ़े अक्ष को रेचिस कहा जाता है। अब इस रेचिस पर क्या रहते हैं सर, बहुत सारे इंडिविजुअल इकाई के रूप में देखा जाए तो स्पाइकलेट लगे होते हैं। स्पाइकलेट में से भी अगर एक निकालें अपने तो उसे फ्लोरेट बोलते हैं। फ्लोरेट में देखो नीचे क्या पाया जाता है, यहाँ पर तो सर ग्लूम होता है। क्या पाया जाता है सर, यहाँ पर ग्लूम होता है। और इस ग्लूम के अंदर देखा जाए तो देखो यहाँ पर इसके ग्लूम के जस्ट ऊपर जो होता है वो क्या रहता है सर, इस ग्लूम के जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर होता है अपना एक लेमा होता है और एक क्या होता है, पेलिया होता है। जो नीचे वाला भाग लेमा होता है, यहाँ पर ये भाग क्या कहलाता है सर, लेमा कहलाता है। और लेमा का अतिवर्धित भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, इसे सर आन या सूक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सूक बोलते हैं। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है सर, पेलिया कहलाता है। ऊपर वाला भाग क्या होता है, पेलिया कहलाता है। अब इस लेमा और पेलिया के बीच में क्या पाया जाता है सर, लेमा और पेलिया के जस्ट बीच में देखा जाए तो यहाँ पर एक तो क्या होगी सर, यहाँ पर इस प्रकार की वर्तिकाग्र होगी जो कि फेदरी वर्तिकाग्र होती है। स्टिग्मा पाई जाती है, स्टिग्मा के बाद में स्टाइल होती है और स्टाइल के बाद में ओवरी होता है पुष्प क्रम के अंदर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें पुंकेसर जो नर भाग का काम करते हैं वो कितने होते हैं, तो सर 3 पुंकेसर होते हैं। कितने पुंकेसर होते हैं सर, 3 पुंकेसर इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये 3 पुंकेसर जो होते हैं इनमें परागकण की बात करें, देखो पराग कोश होता है, उसमें क्या बनता है, परागकण। और परागकण ऑलवेज कैसा होता है, परागकण ऑलवेज अगुणित होता है। पुंकेसर इसमें 3 होते हैं। परागकण कितने होते हैं, तो सर एक फूल में 3000 से 4000 परागकण है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन ने बात कर ली थी गुणसूत्रों की। आधारीय गुणसूत्र तो कितने होते हैं, 7। अगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं, 21। और हमने पता कर लिया था कि द्विगुणित में 14 होते हैं, चतुर्गुणित में 28 होते हैं और षटगुणित में 42 होते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भ्रूणपोष में कितने होते हैं, तो भ्रूणपोष के अंदर कितने होते हैं सर, भ्रूणपोष ऑलवेज एंडोस्पर्म जो होता है वो ऑलवेज 3n होता है, त्रिगुणित होता है। आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता होगा कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो अपना परागकण का जो एसेसरी न्यूक्लियस होता है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करता है और उसके फलस्वरूप कितने 3n स्ट्रक्चर बनती है, त्रिगुणित, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष एक बीजपत्री बीजों में पाया जाता है और जिन बीजों में पाया जाता है उनको एल्ब्यूमिनोइड सीड्स बोलते हैं। मैच्योरिटी के टाइम अगर आ जाए तो उसे एल्ब्यूमिनोइड सीड्स बोलते हैं, लाइक कैस्टर अरंडी के अंदर। ठीक है, तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 21 या 63। कितने गुणसूत्र होंगे, 63। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखो इस फूल के अंदर क्या होता है, फूल का जो अक्ष होता है वो तो रेचिस कहलाता है। और फूल के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे स्पाइकलेट होते हैं। इन स्पाइकलेट को अपने एक एक करके देखें तो इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें सर फ्लोरेट होते हैं। अब जो फ्लोरेट होते हैं, इन फ्लोरेट के अंदर ही क्या पाया जाता है, अपने यहाँ पर नीचे वाला भाग तो ग्लूम होता है, फिर एक भाग होता है उसे लेमा कहते हैं। लेमा का अतिवर्धित भाग जो होता है वो पेली अपने एवन या सूक कहलाता है। और फिर छोटा भाग होता है ऊपर वाला कवर, उसे क्या कहते हैं, अपने पेलिया कहते हैं। और इसमें पुंकेसर कितने होते हैं, 3 पुंकेसर होते हैं। एक वर्तिकाग्र और वर्तिका अंडाशय इसके अंदर पाया जाता है। अंडाशय में बीजांड होता है और विकसित बीजांड ही तो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। ये बात होती है इसके फूल की। अब अपने बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट आता है सर इसमें फूल के बाद में पुष्प क्रम के बाद में अगर आपसे पूछ ले कि खाने योग्य भाग क्या होता है, तो खाने योग्य भाग जो होता है भ्रूणपोष होता है। भ्रूण भी अपने खाते हैं और भ्रूणपोष भी इसका खाया जाता है। अगर देखो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसका जो तना होता है, इसका जो तना होता है जिसे अपने स्टेम बोलते हैं, इस स्टेम को क्या कहा जाता है, तो जितने भी घास कुल के तने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कलम बोला जाता है। क्या बोलते हैं सर,
कलम बोलते हैं। अब ये जो कलम होता है, इस कलम के अंदर क्या पाया जाता है सर, यहाँ पर सर नोड पाई जाती है, ये नोड होती है, और नोड के बीच का भाग क्या होता है, इंटरनोड होती है। नोड के बीच का भाग क्या होता है, इंटरनोड होती है। अब नोड से कोई पत्ती निकलती है इस प्रकार से, तो ये पत्ती का क्या कहलाता है, सीध कहलाता है। ये लीफ क्या कहलाता है सर, सीध कहलाता है। और ये जो लीफ होती है, इस लीफ का ये क्या कहलाता है, ये वाला भाग ब्लेड कहलाता है। ठीक है, यहाँ से पत्ती इसके तने के सारे बढ़ती है, इस भाग को तो अपने क्या कहते हैं, सीध कहते हैं। और ऊपर वाला भाग जो होता है, इसे ब्लेड कहा जाता है। लीफ ब्लेड और लीफ सीध, मतलब समझ गए होंगे आप। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा कि इन तनों में क्या निकलता है, इन तनों में और इस जैसे ही तने निकलते हैं, तो जितने भी ज्वार और मक्का को छोड़कर जितने भी अपने अनाज वाली फसलें होती है, उनमें अन्य तने निकलते हैं, इनको बोला जाता है कल्ले फुटान। क्या बोलते हैं सर, कल्ले फुटान, जिसको अपने कहते हैं टिलरिंग। क्या कहा जाता है, टिलरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, अपने बात करें तो देखो तने के बाद में अब इसमें अपने क्या बताते हैं, नेक्स्ट आता है सर अपने, आप बताओ कि जड़ जो पाई जाती है इस पौधे की, जो रूट होती है, रूट कैसी होती है। देखो, सबसे पहले हमने बीज बोया, बीज जो है वो अंकुरित होगा तो कहां से जड़ निकलती है, इसकी जो जड़ निकलती है वो सर रेडिकल से निकलती है। किससे निकलती है, रेडिकल से इसकी जड़ निकलती है। रेडिकल क्या कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है। अब जो मूलांकुर होता है उससे जड़ निकल गई, इन्हें क्या कहते हैं सर, इन जड़ों को अपने प्राइमरी सेमिनल रूट्स बोलते हैं। प्राइमरी सेमिनल रूट्स बोला जाता है, प्राइमरी सेमिनल रूट इनको बोलते हैं सर। अब देखो, ये प्राइमरी सेमिनल रूट्स होती है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बीज जब अंकुरित होता है तो उसको पोषण प्रदान करने के लिए अपने बनी होती है। बाकी ये जड़ें क्या होती है, अस्थायी होती है, टेम्परेरी रूट होती है, अस्थायी जड़ें होती हैं। ये कुछ समय के बाद में क्या हो जाएगी सर, खत्म हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है सर, इसका जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उस पर एक कवर होता है, उसे क्या कहते हैं, कोलियोपटाइल बोलते हैं। क्या बोला जाता है सर, कोलियोपटाइल बोलते हैं। अब जब देखो, कभी भी जब ये अंकुरित होता है तो पहले पत्ती नहीं निकलती, पत्ती का कवर निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोलियोपटाइल। और इसी कोलियोपटाइल की लंबाई के आधार पर अपने क्या रखते हैं, बीज की बुआई की गहराई रखते हैं। तो कोलियोपटाइल जो होता है मोस्टली कितने सेंटीमीटर का होता है, 5 सेंटीमीटर का एवरेज इसकी लेंथ होती है। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही गहराई में अपने बीज को बोएंगे, नहीं तो क्या नहीं होगा सर, नहीं तो बीज कोलियोपटाइल अगर भूमि से बाहर नहीं आ पाएगा तो पहली जो पत्ती है वो भी बाहर नहीं आ पाती है और अंकुरण सही से नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो कोलियोपटाइल है वो निकलेगा पहले, और कोलियोपटाइल के साथ साथ में क्या निकलती है, पहली पत्ती निकलती है। तो यहाँ से जब तना बनता है तो यहाँ पर क्या होता है सर, तने बनने के बाद में यहाँ पर तना निकल गया। अब क्या होता है सर, पहली लीव्स भी निकल गई, सेकंड भी निकल गई, थर्ड भी लीव्स इससे निकल गई। तो देखो 21वें दिन, 21 से 25 डेज आफ्टर प्लांटिंग अपने क्या होता है सर, सोविंग के 21 से 25 दिन बाद में यहाँ इस क्षेत्र को अपने क्राउन बोलते हैं, और इससे जड़ निकलती है, उनको क्या बोलते हैं अपने, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। CRI जड़ें इनको कहा जाता है। क्राउन रूट इनिशिएशन जो होगा वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होगी अपने गेहूं की। इस पर इरिगेशन देना ही देना चाहिए। अगर इस पर अपने इरिगेट नहीं करेंगे तो अपने उत्पादन के अंदर बहुत ज्यादा कमी देखी जा सकती है। फिर देखो, कोलियोपटाइल के आधार पर अपने जड़ें हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो कौन सी सर, प्राइमरी सेमिनल रूट्स होती है, और दूसरी कौन सी होती है, क्राउन रूट बनती है। तो ये सर क्राउन रूट जो होती है, इन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है कि अपना उत्पादन है, अपनी उपज है वो कितनी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। ठीक है, अब देखो जड़ें इसमें हमने देखा कि कितने प्रकार की होती है सर, 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखो, अपने बात करते हैं कि ये जो पौधा होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। पहली बात तो अपने देखा जाए तो यह पौधा है, आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से, प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से ये जो पौधा होता है वो C3 होता है। यानी फोटो अपने सिंथेसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह पौधा कैसा होता है, C3, क्योंकि इसमें क्या बनता है, 3 कार्बन वाला PGA बनता है। 3 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है वो क्या बनेगा सर, PGA बनेगा।
इसी कारण इसे क्या कहते हैं, C3 कहा जाता है। अब ये जो C3 पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें सर प्रकाश संश्लेषण भी होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ में प्रकाश शोषण भी होता है, जिसे अपने कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इनमें क्या पाया जाता है, फोटो रेस्पिरेशन भी पाया जाता है, जिसमें 3 जो अपने ऑर्गन्स हैं वो भाग लेते हैं प्रकाश शोषण के अंदर। तो ये बात रहती है प्रकाश संश्लेषण के आधार पर। नेक्स्ट अगर देखा जाए, आपसे पूछ ले कि प्रकाश प्रदीप्ति कालिता, प्रकाश प्रदीप्ति कालिता जो फोटो पीरियडिज्म होती है, प्रकाश प्रदीप्ति कालिता के अकॉर्डिंग, फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग आपसे पूछ ले कि यह पौधा कैसा होता है। फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग ये पौधा LDP होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है। कैसा होता है सर, लॉन्ग डे प्लांट होता है, क्योंकि ये किस सीजन के अंदर ग्रो करवाते हैं, रबी सीजन के अंदर। जितने भी रबी वाले पौधे होंगे वो किस में आएंगे, LDP। जितने भी खरीफ वाले पौधे होंगे वो किस में आएंगे, SDP। ऐसा निर्धारण कब होता है, क्योंकि सर जो बड़े दिन चाहेंगे उन पौधों में फ्लोरिंग भी अपने 12 घंटे से ज्यादा तापमान, 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश अगर मिलेगा पौधे को तो ही क्या हो पाएगी, फ्लोरिंग हो पाएगी। शॉर्ट डे के अंदर छोटे दिनों में फ्लोरिंग होती है, यानी 12 घंटे से कम प्रकाश उनको चाहिए शॉर्ट डे अपने पौधों के अंदर फ्लोरिंग उत्पन्न होने के लिए। फिर देखो अपने बात करें प्रकाश दीप्ति कालिता के अकॉर्डिंग ये इसमें LDP प्रकार का होता है। फिर देखो इसमें स्वयं परागण होता है। ये कैसा होता है सर, स्वयं परागित होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसमें ऐसा क्या पाया जाता है कि ये सेल्फ पोलिनेटेड ही क्रॉप होती है। देखो जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसल कौन कौन सी है सर, गेहूं जो होती है वो सेल्फ पोलिनेटेड है, फिर चावल जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड है, फिर अपने बात करें जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड है। फिर अपने बात करें तो ज्वार जो आती है, ज्वार जो है वो बहुधा परपरागित में चली जाती है, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड के अंदर चली जाती है। मक्का जो है वो प्रोटो एंड्री कंडीशन होने के कारण ही किस में चली जाती है सर, प्रोटो एंड्री होने के कारण क्रॉस पोलिनेशन में चली जाती है। बाजरा जो होता है प्रोटोगाइनी होता है, यानी मादा भाग पहले विकसित होता है, इसी कारण ये भी किस में चला जाता है, क्रॉस पोलिनेशन में चला जाता है। तो सेल्फ पोलिनेटेड होती है गेहूं चावल और जो। गेहूं के अंदर ऐसी क्या स्थिति पाई जाती है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्लिस्टोगेमी प्रकार के फूल होते हैं। कैसे होते हैं सर, क्लिस्टोगेमी फूल होते हैं। हिंदी में बड़ा दोहरा नाम है इसका, अनुन्मूलीय फूल। कैसे फूल सर, अनुन्मूलीय फूल इसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे फूल होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, यानी इन फूलों में ब्लूमिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ब्लूम होते ही नहीं है। इसे क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगेमी फ्लावर्स। और वो किस में पाए जाते हैं सर, गेहूं के अंदर पाए जाते हैं। इसी कारण ये क्या होती है, सेल्फ पोलिनेटेड होती है। फिर अपने बात करें तो सर गेहूं जो रहता है वो अपने C3 होता है, LDP होता है, रबी ऋतु की फसल होती है। क्लिस्टोगेमी प्रकार के इसमें फूल पाए जाते हैं, स्वयं परागण इसके अंदर रहता है। अब अपने बात करते हैं कंटेंट की। किसकी बात करेंगे, कंटेंट की, यानी इसमें पाया क्या क्या जाता है, अवयव की बात करते हैं जी। अवयव के रूप में बताया जाए तो देखो जितने भी अनाज वाली फसल है वो सारी की सारी किसका स्रोत होती है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होती है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर कितना पाया जाता है, एवरेज रूप से देखा जाए तो सर इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अपने 62 से 71% होता है। 62 से 71% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रोटीन कौन सी होती है, तो प्रोटीन होती है सर इसमें ग्लूटेन। कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लूटेन होती है। ग्लूटेन जो प्रोटीन है वो इसको स्टिकनेस देती है। इसके जो आटा होता है उसके अंदर अपने आटे, अगर अपने बाजरा का आटा देखा जाए या बाजरी की रोटी पोनी जाए, रोटी अपने बनाते हैं तो रोटी बनाने किसी हरेक के बस की बात नहीं होती। परंतु अगर अपने बात करें गेहूं की, तो गेहूं की रोटी है वो आसानी से बन जाती है, चपाती है वो बिल्कुल आसानी से बन जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें आटे के अंदर क्या पाया जाता है, स्टिकनेस होता है। तो ग्लूटेन इसको स्टिकनेस देती है। प्रोटीन ग्लूटेन के रूप में कितनी होती है सर, 8 से 15% होती है। और ये एक रेंज है, लगभग एवरेज देखा जाए तो 10 से 12% इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन होती है। फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें वसा की मात्रा, फैट कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कि 1.5%। फिर आपसे पूछा जाए कि खनिज लवण कितने होते हैं इसमें, तो खनिज लवण जो होते हैं वो इसमें लगभग
अपने 2% तक पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि इसका रंग जो पीला होता है वो किस कारण होता है? पीला रंग है वो ल्यूटियन के कारण होता है। ल्यूटियन और किस में पाया जाता है? तो गेंदा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गेंदा में। पीला रंग किसके कारण होता है? ल्यूटियन के कारण होता है। फिर देखो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, क्या सर? ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, ग्लाइसेमिक सूचकांक जो होता है, क्या होता है ग्लाइसेमिक सूचकांक? आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि हम मना रहे हैं क्या, इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहे हैं 2023 के अंदर, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका लो होता है, इसका थोड़ा हाई होता है। इससे भी ज्यादा होता है चावल का। चावल का लगभग 75 के करीब रहता है, इसका 45 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? 45। यानी वह इंडेक्स यह क्या बताता है कि अपने जब इसको कंज्यूम करेंगे तो अपने शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट लेवल होता है वो अलग आता है। वो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेवल या शुगर लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है ये। तो इस कारण इसका ग्लाइमेस इंडेक्स कितना है? 45 है। देखो शुगर आज आप चेक कराओगे सुबह और कल सुबह अगर चेक कराओगे तो वो अलग अलग मिलेगी। यानी शरीर की शुगर है वो हमेशा ही क्या रहती है? वेरी करती है। और वो किस कारण करती है? कि अपने क्या खाना खाते हैं उसके आधार पर वेरी करती है। तो उसी प्रकार से ग्लाइमेस इंडेक्स जो होता है वो व्हीट का कितना होता है? 45 होता है, जो एक तरीके से देखा जाए तो उच्च ही होता है। डायबिटीज के मरीज इससे ज्यादा विकसित होते हैं। फिर देखो अपने बात करें ग्लाइसेमिक इंडेक्स सूचकांक जो होता है वो इसका 45 होता है। फिर अगर देखा जाए तो इसमें सुषुप्त अवस्था होती है। सुषुप्त अवस्था है वो किस कारण होती है? तो सुषुप्त अवस्था इसकी होती है सर कैटकिन के कारण। किसके कारण? एक रसायन होता है कैटकिन, इसके कारण इसकी क्या होती है? इसमें सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। डोरमेंसी जो रहेगी वो डोरमेंसी सर किसके कारण रहेगी? सर डोरमेंसी जो है इसके अंदर कौन सा केमिकल? कैटकिन के कारण इसमें क्या रहता है सर? डोरमेंसी रहती है। और ये कैटकिन पाया किस में जाता है? तो कैटकिन जो है वो टेस्टा में पाया जाता है। अब सर टेस्टा क्या होता है? कोई भी बीज होता है उस बीज में इंटेगुमेंट टिश्यू होते हैं। उन टिश्यू से क्या बनता है? इंटेगुमेंट टिश्यू के द्वारा ही अपना जो सीड कोट है वो बनता है। सीड कोट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट और एक आउटर पार्ट, जिन दोनों को क्या कहा जाता है? जिन दोनों को कहते हैं टेस्टा, और फिर आता है टेगमेन। तो टेस्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर? टेस्टा में अपना कैटकिन रहता है, इस कारण इसमें क्या पाया जाता है? इसमें डोरमेंसी भी पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे डोरमेंसी जो होती है वो लगभग, जैसे कि अपने कोरिएंडर की बात करें तो कोमरेन के कारण होती है। अपने बात करें आपका जो ये राइस होता है ABA के कारण होती है, कुछ में इथाइलिन के कारण भी होती है। तो अलग अलग इनमें क्या पाए जाते हैं? कंपोनेंट, जिसके कारण डोरमेंसी इनके अंदर अलग अलग एग्जिस्ट होती है। फिर देखो नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ पर अवयव के बाद में अपने बात करते हैं कि ये जो गेहूं की फसल है इसके संस्थान आते हैं। इसके कुछ संस्थान हैं। संस्थान में सबसे पहला जो संस्थान है वो रहता है अपना सिमिट। सिमिट जो संस्थान है इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी गेहूं और मक्का पर ये मेनली वर्क करता है। यह जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा मैक्सिको के अंदर है। आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1943 में फाउंडेशन हुआ था, और ऑफिशियली रूप से ये कब स्टेबलाइजमेंट हुआ था? तो 1966 के अंदर हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? तो सर फाउंडर थे वो नॉर्मन ई बोरलॉग थे। नॉर्मन ई बोरलॉग इसके क्या थे? फाउंडर थे। सिमिट के बाद में अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया व्हीट कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है या इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, AI ऑल इंडिया व्हीट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है AIWIP कब चला था? तो आपका जवाब होगा 1965 के अंदर चला था। कब चला था सर? 1965 के अंदर। फिर देखो थर्ड नंबर इंस्टीट्यूट की बात करें तो थर्ड नंबर अपना आता है कि डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च है वो कब स्थापित हुआ था? तो 1978 के अंदर हुआ था। फिर इसको शिफ्ट कर दिया था, इसे शिफ्टेड किया गया था सर। शिफ्टेड कब किया गया था? 1920 के अंदर। ये 1978 में कहां पर स्टेबलाइजमेंट हुआ था इसका? तो न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर सर? न्यू दिल्ली के अंदर। और फिर शिफ्ट कहां किया गया था? तो करनाल। अब देखो
फोर्थ नंबर की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है वो इस DWR को ही बनाया गया था। ये स्टेबलाइजमेंट हुआ 1990 में और कहां पर है सर, ये करनाल में है। कहां पर है सर, करनाल में। अब देखा जाए तो व्हीट की हमने पढ़ी थी ट्रिटिकम स्पीसीज, व्हीट का हम करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन करें इसका तो फर्स्ट अपने बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो थी वो कैसी वैरायटी थी सर, हेक्साप्लॉइड थी। कैसी थी, हेक्साप्लॉइड थी। तो एक नंबर यहां पर अपने बात करेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो वैरायटी थी, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो कैसी है सर, सेक्शन होती है। कैसी है, 6n टाइप की है। इसमें आपसे पूछा जाए कि 2n बराबर 6x बराबर कितने होते हैं, 42 होते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम को ही अपने क्या कहते हैं, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट के नाम से जाना जाता है। मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट जो है, इस व्हीट के अंदर हमने क्या किया था, हमने सर जीन डाला था, कौन सा, नोरिन जीन डाला था। नोरिन जीन से अपन ने फर्स्ट जो वैरायटी बनाई थी वो नोरिन 10 बनाई थी, और इस नोरिन 10 से ही जीन अपने अलग करके बहुत सारे जैसे एलील अपने RST फर्स्ट, रिड्यूस्ड हाइट अपने फर्स्ट और रिड्यूस्ड हाइट सेकंड नाम के एलील है वो इनके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसी कारण ड्वार्फिज्म आया और ड्वार्फिज्म के कारण ही अपन ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ है वो अग्रसर हुए। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करें कि मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट है, इसे अपने और क्या कहते हैं तो सर इसे कॉमन ब्रेड व्हीट भी बोला जाता है। कॉमन ब्रेड व्हीट जो होती है हमें सामान्य चपाती गेहूं भी इसको बोलते हैं, ब्रेड व्हीट। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है, हाईएस्ट एरिया ये कवर करती है, और भारत में जितना भी एरिया है उसमें 87% इसका ही भाग रहता है। ट्रिटिकम एस्टिवम के बाद में सेकंड नंबर की बात करें तो रहती है ट्रिटिकम वल्गेयर। ट्रिटिकम वल्गेयर, ट्रिटिकम वल्गेयर जो रहती है, यह जो वैरायटी है सर इसे अपने क्या कहते हैं, इंग्लिश व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं सर, इंग्लिश व्हीट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें भी क्या होते हैं, 2n बराबर 6x बराबर 42 ही पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें तो सेकंड नंबर आती है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम वैरायटी रहती है। ट्रिटिकम ड्यूरम जो वैरायटी है इसे अपने क्या कहते हैं, मैक्रोनी व्हीट बोलते हैं। क्या बोला जाता है सर, मैक्रोनी व्हीट बोलते हैं। मैक्रोनी व्हीट जो होती है, इस व्हीट के अंदर अगर अपने बात करें तो 2n कितने होते हैं, 2n 4x बराबर होते हैं, इसमें 28 कितने होते हैं, 28। इससे ज्यादातर क्या बनाया जाता है सर, सूजी मेकिंग के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, सूजी बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर देखो थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर आती है ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम आती है। ट्रिटिकम डाइकोकम जो वैरायटी रहती है इस स्पीसीज के अंदर अपने इसे क्या बोलते हैं, इसे इमर व्हीट बोलते हैं। क्या बोला जाता है सर, इमर व्हीट के नाम से जानते हैं। और ये जो इमर व्हीट होती है इसमें 2n कितने होते हैं, 2n बराबर 4x बराबर इसमें भी कितने होते हैं सर, 28 तक होते हैं। ट्रिटिकम डाइकोकम इमर व्हीट जो होती है इससे अपने ज्यादातर क्या बनाते हैं, साउथ इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है और उपमा बनाते हैं। इससे क्या बनाए जाते हैं सर, उपमा बनाया जाता है। फिर आता है देखो नेक्स्ट अपनी बात करें तो फोर्थ नंबर वैरायटी आती है या स्पीसीज आती है इसकी, कौन सी स्पीसीज सर, फोर्थ नंबर स्पीसीज रहती है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम जो होता है इस व्हीट को अपने क्या कहा जाता है सर, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को इंडियन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इंडियन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं। इंडियन ड्वार्फ व्हीट जो है इसके जो अपने रेजिड्यूज हैं वो मोनजोदड़ो सिविलाइजेशन से भी मिले हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को इंडियन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं। 5 नंबर आता है ये जो वैरायटी है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये कैसी है सर, ये 2n बराबर ये 2x है और इसमें कितने होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं, यानी डिप्लॉयड वैरायटी है। 5 नंबर देखा जाए तो आता है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम जो है वो अपने इसे ही क्या बोला जाता है सर, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को भी अपने क्लब व्हीट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है सर, क्लब व्हीट भी बोलते हैं। ट्रिटिकम मोनोकोकम जो रहता है वो 2n बराबर
2x बराबर इसमें भी कितने पाए जाते हैं 14 पाए जाते हैं। मेजरली जो एरिया ऑक्यूपाइंग करती है वो कौन करती है ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन करता है सर ट्रिटिकम एस्टिवम ही एरिया ऑक्यूपाइंग करती है। फिर अपने बात करें तो ये जो अपने वीट की क्रॉप होती है इसके लिए जलवायु यानी क्लाइमेट कैसी चाहिए, जलवायु यानी क्लाइमेट है वो कैसी चाहिए सर। तो क्लाइमेट की बात करें तो इसे क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट शीतोष्ण क्लाइमेट की जरूरत होती है, शीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है। टेम्परेट जो होता है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या कि इसके लिए आधारीय तापमान बेस टेम्परेचर कितना होता है। बेस ताप जो होता है वो इसके लिए कितना होता है भी 5 डिग्री सेल्सियस होता है। आपसे पूछ ले कि इसकी अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए, जर्मिनेशन के लिए इसको टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। फिर आपसे पूछ ले कि वृद्धि और विकास के लिए कितना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वृद्धि व विकास, तो सर वृद्धि और विकास के लिए इसे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर की जरूरत होती है। आपसे पूछ ले कि परिपक्वता के समय तापमान कितना चाहिए, तो परिपक्वता के समय इसे लगभग अपने 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और ये मैच्योरिटी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी तक इस टेम्परेचर में पहुंच जाती है। फिर अपने बात करते हैं सर मिट्टी की, मृदा कैसी चाहिए सर इसे, मृदा इसे ब्लूई दोमट मृदा चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए सर, ब्लूई दोमट मिट्टी इसको चाहिए, जो सभी के अंदर अपने पढ़ेंगे सैंडी लॉम सॉइल इसको चाहिए, दोमट मृदा। यहाँ पर पीएच है वो इसको कितना चाहिए, तो पीएच ये लगभग 6.5 टू 7.5 पीएच पर अच्छी ग्रो कर जाती है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट अपने पास आता है सर क्या, नेक्स्ट अपने बात करें तो इसके क्रॉप कल्टीवेशन के प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे, प्रैक्टिसेस अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस।